तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन अपना आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री टाइट्रेशन ना। अच्छा, आयोडो मतलब इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद आयोडीन, और ये क्या है, डायरेक्ट टाइट्रेशन विद आयोडीन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अगर डायरेक्ट टाइट्रेशन की बात करूं तो हम आयोडीन गैस को किसके साथ कराते हैं भाई, हाइपो सॉल्यूशन के साथ ना। तो अपने क्या ले लिया अभी, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपो सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा अपना भाई, नॉन सॉल्यूशन होगा ना। ठीक है, तो ये बनाता क्या अभी, I2 कहाँ चला जाता है, I माइनस में, तो NaI बनाएगा, और साथ में क्या बना जाता है अभी, Na2S4O6। ठीक है, तो ये क्या अभी अपने एक रिएक्शन है ना। तो ये क्या, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट Na2H2O3। तो जैसे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, मास निकाल लेंगे और सारी कहानी चलती रहेगी ना। पर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, डायरेक्टली आयोडीन गैस नहीं होती, किसी सैंपल से टाइट्रेशन करा के आयोडीन गैस रिलीज करवाएंगे और फिर उसको हाइपो से क्या करेंगे अभी हम, टाइट्रेट करवाएंगे ना। तो उसकी बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की। तो अगर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की बात करें तो कैसे, मान लो क्या था अपने पास, FeCl3 था, उसमें क्या ऐड कर दिया अपन ने भाई, पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे पोटेशियम आयोडाइड ऐड करा होगा तो ये कहाँ चला गया होगा अभी, FeCl2 में, साथ में KCl, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी भी, I2 गैस। इस I2 को टाइट्रेट कराया किसके साथ भी, नॉन सॉल्यूशन ऑफ हाइपो के साथ। तो क्या बना दिया इसने, I माइनस और S4O6 2 माइनस टेट्राथाइनेट आयन। तो यह आया। अब अपने पास इम्प्योर सैंपल होगा FeCl3 का, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है FeCl3 की। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 2 माइनस यूज्ड कितने मान ले भाई, X मान लेते हैं। किसके X ग्राम इक्विवेलेंट यूज हुए, तो जितने इसके उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे। तो I2 के भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने भी, यहां पे कितने भी, X। अच्छा सोच के देखना, यहां पे 0, यहां पे -1, इसका एन फैक्टर यहां पे 2 है, और यहां भी इसका एन फैक्टर कितना है अभी, 2। तो जब भी ऐसा हो कि दोनों जगह एन फैक्टर सेम हो, तभी ग्राम इक्विवेलेंट यहां से उठा के यहां रखने हैं। अगर नहीं हुआ तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को किस में नोट करेंगे अभी, मोल्स में। फिर इसके मोल्स और इसके मोल्स क्या होंगे, बराबर। फिर यहाँ मोल्स में जाके फिर से क्या निकालो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर इसको यहाँ लेके जाओ ना। पर इस केस में तो दोनों जगह एन फैक्टर क्या है अभी, 2, तो इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट I2 के X है, तो यहाँ पे भी कितने होंगे अभी, X ही रहने वाले। तो इसके भी कितने होंगे अभी, ग्राम इक्विवेलेंट FeCl3 के X। तो जैसे ही इस X का पता चला, ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकाल लेंगे, उसका भी मास या मोल्स, पहले मोल से फिर उसका मास, मास से उसकी क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर यहां और यहां एन फैक्टर आयोडीन का सेम नहीं हुआ तो फिर हम इसको सीधे ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं चल सकते ना। इसके ग्राम इक्विवेलेंट से फिर इसके क्या निकालेंगे, मोल्स, और ये वाले मोल्स कहाँ जाएंगे, इधर। फिर मोल से क्या निकालेंगे, उसके फिर से ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, FeCl3 से ना। तो सिर्फ इसी को ध्यान रखना ना, सिर्फ यही कंसेप्ट इसमें। तो देखो हमने क्या लिखा भाई इसका इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का क्या लिखा है क्वेश्चन ना। 80 ग्राम इम्प्योर सैंपल था FeCl3 का, एक्सेस ऑफ Ka के साथ रिएक्ट करा, तो उसने क्या रिलीज करा भी, आयोडीन गैस। उस आयोडीन गैस को टाइट्रेट कराया हाइपो सॉल्यूशन 100 ml 0.02 मोलर, और आपने से पूछा कि इसकी क्या निकाल दो भी, परसेंटेज प्योरिटी निकाल दो। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, रिएक्शन लिखने चाहिए फिर से, और जरूरत नहीं हमने को, FeCl3 प्लस Ki क्या बनाएगा, FeCl2 KCl और साथ में I2। इस I2 को टाइट्रेट कराया किसके साथ, हाइपो सॉल्यूशन के साथ। क्या बना दिया उसने, I माइनस और S4O6 2 माइनस। ठीक है, तो यहां अगर बात करें तो क्या हुआ, इसकी अपने को क्या निकालने भी, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज्ड निकालने भी, हाइपो सॉल्यूशन यूज्ड। तो मिली इक्विवेलेंट कितने भी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अच्छा अब इसका एन फैक्टर निकालना है अपने को, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना आएगा, 2x, और ये कितना भी, प्लस का कितना बनेगा इसमें, 2। ठीक है, तो सल्फर यहाँ +2 में और यहाँ पे सल्फर है +2.5 में, तो एक सल्फर में हाफ का चेंज, तो 2 सल्फर में 1 का चेंज, तो इसका एन फैक्टर कितना है अभी, 1। तो यहाँ से कितने आ गए अभी, 2 मिली इक्विवेलेंट आ गए। तो जितने मिली इक्विवेलेंट इसके उतने ही मिली इक्विवेलेंट I2 के यहाँ पे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 यहाँ पे भी कितना है अभी, 2, और इसका और इसका एन फैक्टर फिर से सेम, तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट कितने बने अभी, 2, तो इसके भी कितने हो गए होंगे, 2। ठीक है,
अच्छा FeCl3 का इनफेक्टर देखना, यहाँ पे आयरन +3 में, यहाँ पे आयरन +2, इसका इनफेक्टर भी कितना है 1 ना। तो जितने मिली इक्विवेलेंट उतने मिली मोल्स, तो सीधा मोल्स निकालते हैं भी। तो मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ FeCl3, तो वो आगे 2 × 10⁻³ तो इसका मास निकाल दें। तो मास आएगा भी 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास कितना बनेगा 162.5, ठीक है। तो ये आ गया इसका मास। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी भी, मास ऑफ FeCl3 डिवाइडेड बाय क्या भाई, इम्प्योर का मास कितना 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास परसेंटेज प्योरिटी का, ठीक है। पर अगर यहाँ पे डिफरेंट होता तो फिर मोल्स में कर लेते हैं ना अभी। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था अपना, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन का। चलो टाइट्रेशन में लास्ट केस है अपना डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन ना। अच्छा इसमें हम 2 तरह के इंडिकेटर्स यूज करेंगे, अभी बात करी थी अपन, एक तो कौन सा भी फेनोक्सिलिन, ठीक है। फेनोक्सिलिन कैसा होता है, इट इज वीक ऑर्गेनिक एसिड ना। तो एक एसिड एसोसिएट होता है जैसे H+ और क्या लिखते हैं भी PH-। अगर फिनोप्थिलिन को एसिड में डाला तो इसी फॉर्म में रहेगा, बेस में डाल दिया तो किस फॉर्म में रहेगा PH- में। ऐसे ही अपने पास कौन सा होता है अभी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इज वीक ऑर्गेनिक बेस। तो इसको कैसे करते हैं अभी Me+ और साथ में OH-, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में तो मिथाइल ऑरेंज ऐसा रहेगा, एसिडिक में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इधर। तो अब अपने को इंडिकेटर्स चाहे हम फिनोप्थिलिन यूज करें मिथाइल ऑरेंज यूज करें, इनकी बात करते हैं ना कि कब हम फिनोप्थिलिन यूज करते हैं, कैसे मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता होगा। तो सबसे पहला केस करते हैं कि जब हम क्या यूज करेंगे फिनोप्थिलिन एज ए इंडिकेटर, ठीक है। तो पहला केस है इसमें नंबर 1, इफ फिनोप्थिलिन इज यूज्ड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ना। तो हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें हमने क्या लिया अभी NaOH ले लिया, Na2CO3 ले लिया और साथ में क्या ले लिया अभी NaHCO3, और इसकी टाइट्रेट करवा रहे हैं किसके साथ भी HCl के साथ, करवा दिया भाई। अब एक बात सोचना, ये जो HCl है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे बेस है, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा, जब वो पूरा खत्म हो जाएगा फिर Na2CO3 के साथ करेगा, वो पूरा खत्म होगा तो फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ। यहाँ हमने इंडिकेटर कौन सा डाल दिया अभी फिनोप्थिलिन। अगर फिनोप्थिलिन डाला तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिक मीडियम है तो PH- में होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन है अभी, एक तो है मेरे पास NaOH है, ठीक है, एक है मेरे पास CO3 2-, एक मेरे पास है HCO3- और एक है मेरे पास PH-, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl आएगा, रिएक्ट करवाएगा। तो अगर मैं इनमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है अभी HCl किसको खत्म करता है अभी NaOH को, और क्या बनाता है NaCl+H2, ठीक है। फिर किसके साथ रिएक्ट करता है अभी Na2CO3 + HCl, ये पहले कहाँ भेजता है अभी NaHCO3 में, ठीक है। तो यहां से क्या बना देगा साथ में NaCl, सही है। अच्छा अब इसके बाद सॉल्यूशन में HCO3- था और PH- था। तो अगर मैं बात करूं ना बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ PH- की ज्यादा होती है किससे HCO3- से। तो जैसे ही अगला ड्रॉप HCl का आया तो PH- किस में कन्वर्ट हो गया HPH में, कलर चेंज हो गया, तो हमारा तो एंड पॉइंट आ गया, हमने तो HCl डालना बंद कर दिया। तो अगर हमने HCl डालना बंद कर दिया तो जो HCl यूज हुआ वो तो NaOH को खत्म करने में और Na2CO3 को कहां पे कन्वर्ट करने में भी NaHCO3 में ना, इसके अलावा इसने और कुछ करवाया ही नहीं। तो यानी कि यहां अगर मैं लिखना चाहूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, वो कहां पे यूज हुआ ना, तो यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो वो कहां यूज हुआ, एक तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके भी NaOH को खत्म करने में, और एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है। पर Na2CO3 का यहां n फैक्टर कितना है अभी 1, क्यों, क्योंकि Na2CO3 क्या कहां पे NaHCO3 में। तो अगर मैं Na2CO3 का मेरे को हर बार n फैक्टर 2 याद रहे तो मैं क्या मान लूंगा कि भाई आधा खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया आधा, तो मैं आगे लगा दूंगा 1/2। तो यानी कि याद अपने को क्या लिखना भी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस क्या 1/2 ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3।
यानी कि जब हम फिनोप्थिलीन यूज करेंगे तो हमेशा याद क्या रखना है आपने को भी कि NaOH तो क्या हो जाएगा भाई, पूरा खत्म होगा, और Na2CO3 आधा खत्म हो जाएगा। आधा खत्म होने का मतलब एन फैक्टर 2 ही लेना, तो हमने क्या लगा दिया 1/2, मतलब वो Na2CO3 गया कहाँ पे, NaHCO3 में ना। तो जो NaHCO3 बचा हुआ था उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है अभी, अपना HPH का ना। फिर दूसरा बात करते हैं, अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करें तो क्या होगा। अब नेक्स्ट है, अगर मिथाइल ऑरेंज को एज इंडिकेटर यूज करें तो क्या होगा ना। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, HCO3 माइनस से भी वीकर बेस होता है, तो मतलब अब HCl सभी को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो फिर से वही केस, अपने पास एक कंटेनर में क्या था अभी, NaOH है, Na2CO3 है, और साथ में NaHCO3 है, और इसमें क्या डाल दिया हमने भी, HCl, ठीक है। और इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, तो 2-3 ड्रॉप डाल दी। तो यहां पे जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड है वो क्या होगा अभी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, यानी कि क्या करेगा अभी, तीनों को ही खत्म कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा अभी, एंड पॉइंट आने वाला है, ठीक है। अब एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि पहला एंड पॉइंट तो लाए फिनोप्थिलीन से और दूसरा एंड पॉइंट किससे लाए, मिथाइल ऑरेंज से। तो जैसे पहला एंड पॉइंट फिनोप्थिलीन से आया होगा तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, अभी सोचने वाली बात है कि NaOH तो खत्म हो गया होगा, Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब आधा खत्म हो गया होगा। तो जब हम फिर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे उसके बाद कितना HCl यूज होगा, एक तो NaHCO3 जो पहले से बचा हुआ है और एक जो बना उसको खत्म करने में ना, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर मिथाइल ऑरेंज हुआ तो सब कुछ खत्म होगा, Na2CO3 भी कंप्लीटली खत्म होगा और NaHCO3 भी कंप्लीटली खत्म होगा। और फिनोप्थिलीन यूज करा तो NaHCO3 के साथ कुछ भी नहीं होगा, और Na2CO3 का खत्म होता है अभी आधा, ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा कि एक सॉल्यूशन कंटेन्स NaOH और Na2CO3, NaHCO3 लिया नहीं ना। कहता अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लेते हैं तो इसका 25 ml सॉल्यूशन 19.5 ml 1 नॉर्मल HCl से क्या होता है अभी, न्यूट्रलाइज, मतलब एंड पॉइंट आ जाता है ना। कह रहा अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करें तो 25 ml के लिए कितना लगेगा अभी, 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में बताओ कि कितना NaOH रहा होगा और कितना Na2CO3 रहा होगा ना। तो इन क्वेश्चंस को करने की एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, हमेशा अज्यूम कर लो क्या भी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितने मान ले भाई, A, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने मान ले भाई, B। ये कितने ml सॉल्यूशन में माना अभी 25 ml सॉल्यूशन, बाद में उसको 1000 ml में करके 1 लीटर में करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें पहला केस क्या यूज करा अभी अपन ने, फिनोप्थिलीन एज ए इंडिकेटर। अच्छा, जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करेंगे तो NaOH पूरा खत्म होगा और Na2CO3 आधा खत्म होगा ना। तो यानी कि मिली इक्विवेलेंट लिख दें सीधा ऑफ HCl यूज्ड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 1/2 ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी देखना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH B और ये कितना A/2, तो कह रहा है A/2 प्लस B कितना बन गया अभी 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट। तो ये एक पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक। ऐसे मैं दूसरी इक्वेशन निकालता हूँ। तो मेरे दूसरे केस में क्या है, अभी मैंने क्या यूज करा, मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा तो ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, तो सीधी लिख दूं इक्वेशन भी कितना, A प्लस B किसके बराबर भी 25 इंटू में 1, तो ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे B से B तो कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A/2 कितना आ गया अभी, A/2 और ये 5.5, तो A की वैल्यू आ गई 11 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी 40। अब एक बात सोचना, ये मिली इक्विवेलेंट NaOH की किस में 25 ml में कितने आए अभी 14, और मेरे को किस में निकालना होगा इसके 1000 ml में, तो मैं सीधा लिखता हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या 14 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 25, चेक करो सही है क्या। अच्छा, ये मिली इक्विवेलेंट है NaOH के, अब मिली मोल्स इसका n फैक्टर 1 ही होगा, और अगर मोल्स निकालने होगा तो क्या करेंगे अभी इसके लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैंने सीधा लिखा मोल्स ऑफ NaOH कितने बन गए 14 डिवाइडेड बाय 25, तो मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा अभी 14/25 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम,
NaOH का मोलर मास कितना 40, ठीक है। तो सीधा आ गया मास ऑफ NaOH। ऐसे अगर मेरे को लिखना हो किसका भी Na2CO3 का, तो देखना पड़ा बेसिक सा, एक स्टेप में लिखना सीखते हैं ना, ठीक है। अच्छा मिल इक्विवेलेंट आए कितने Na2CO3 के भी 11। अब बड़े ध्यान से देखना, ये 11 मिल इक्विवेलेंट थे किसमें 25 ml में, ठीक है। 25 ml से मैंने किसमें कर दिया अभी 1000 ml में, सही है क्या। ये मिल इक्विवेलेंट है, मिली मोल्स निकालने के लिए क्या करता अभी मैं इसमें डिवाइडेड बाय क्या इसका n फैक्टर कितना इसका 2 और 1000 से इसको डिवाइड कर दिया तो मोल्स हो गए, और मास के लिए क्या कर दिया इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई, और वो कितना होता है 106 ग्राम। तो ये क्या आ गया मास ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अभी इनिशियली मिल इक्विवेलेंट मानो, और जो जैसा करवा रहा था उसको वैसा वैसा करते रहे और सॉल्व किया उसको। बस ये कंफ्यूजन होता है कि ये 25 ml था, हमेशा हम 1 लीटर में कन्वर्ट करना भूल जाएंगे। तो 25 से कहाँ पे जाना है अपने को 1000 ml मतलब 1 लीटर में, और उसमें क्या निकालना है उसका मास निकालना है ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थे सारे अपने किसके टाइट्रेशन के ना, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।